हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साक्षात। शिवराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। देश को इस वक्त जो चिंता कि अब आरबीआई भी कह रही है कि भाई मॉनसून जैसा रहेगा उसके हिसाब से उस पर निर्भर करेगा कि देश का विकास कैसा होता है, महंगाई कैसी होती है। मध्य प्रदेश एक अहम राज्य कृषि की दृष्टि से, वहाँ कई जिलों में सूखा है और कई में फिर बाढ़ आई हुई है, तो इसका सीधा सीधा असर दिल्ली, मुंबई, देश के दूसरे इलाकों में बैठे हुए आम आदमी पर क्या पड़ने वाला है? इस बार ये जरूर हुआ है कि कुछ हिस्से में सूखा है। हमारे लगभग 5 जिले ऐसे हैं जो सूखे के संकट को झेल रहे हैं, और मानसून आया, लेट आया, लेकिन कुछ जिलों में इतना आया कि उसके कारण बाढ़ का संकट पैदा हो गया। उस संकट के कारण कुछ फसलें भी खराब हुई है, जनहानि भी हुई है, पशुहानि भी हुई है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश की सरकार अपने प्रयत्नों से स्थिति संभालेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि के उत्पादन, मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो बेटर से बेटर हो। इस बात की हम कोशिश करेंगे। हानि हुई है, लेकिन अभी भी हम लोग सक्षम है कि उसके पार हम जा सकें, और इसलिए चिंता होती है सूखे को देख के। देश के भी कई हिस्सों में सूखा है जो आज चिंता पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमें चिंता है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि देर से अगर बोनी करें तो कौन से बीज बोए जा सकते हैं। किसान को हम एडवाइज भी कर रहे हैं, किसान को हम वैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं। इसलिए भरसक कोशिश तो हम ये करेंगे कि मध्य प्रदेश के कारण देश के विकास की गति थम ना पाए, पिछड़ ना पाए, ये कोशिश हमारी होगी। खाद्य कीमतों में असर कुछ पड़ेगा सोयाबीन पर या धान पर? निश्चित तौर पर अगर उत्पादन कम होगा तो कीमतों पर असर पड़ेगा, उसके लिए चिंता हमें भी है। और अभी तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ तो अपने प्रयत्नों से, क्योंकि हमारे पास जितने रिजर्वायर हैं उनमें जो पानी था उससे हमने पिछले साल 1.5 गुना ज़्यादा इलाके में सिंचाई की क्षमता सृजित की थी। इस बार भी पानी का हम बेहतर उपयोग करेंगे। लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर सूखे की स्थिति और अतिवृष्टि की स्थिति रहती है तो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ असर होगा। इधर एक मुद्दा जो राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहा कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर चिंता बढ़ गई जब से ये बाग के इलाके जो है वहाँ पर पर्यटन की मनाही हो गई, तो वो उस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं आप, और पर्यटक उसके बारे में क्या उम्मीद करें? मैं ये मानता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला किया है जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर यह होगा कि एक तो टूरिज्म, अगर हम पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया उसका हम आदर करेंगे, लेकिन जनता के पक्ष को ताकत के साथ हम रखेंगे। क्योंकि मेरी अपनी अवधारणा है कि टूरिज्म लोगों को रोजगार देता है, और जिन इलाकों में हमारे जो कुल मिला के बाघों को देखने जाते हैं नेशनल पार्क्स में, वहाँ जिनको रोजगार मिलता है वो आदिवासी हैं, मैक्सिमम आदिवासी हैं, जिनको छोटे मोटे काम धंधे मिलते हैं, रोजगार मिलता है। लगभग 10,000 तो ऐसे लोग हैं जो सीधे जुड़े हुए इस रोजगार से, उनकी रोजी रोटी छिनेगी। दूसरी चीज़ और मुझे जिसका डर लगता है, देखिए आप भले लिमिटेड इलाके में कीजिए, लेकिन टाइगर हैं ये देखने पर्यटक भी जाएंगे, आम जनता भी जाएगी, तो ये आश्वस्ति रहेगी टाइगर हैं। पूरी तरह से अगर आपने बंद कर दिया तो देखने वाला कोई नहीं सिवाय डिपार्टमेंट के, और इसके बाद फिर क्या होगा ये पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। और इसलिए तीसरी चीज़ और है, हम टाइगर को बचाना चाहते हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ है। और पन्ना में तो फिर से हमने टाइगर को पुनर्वसित करने का काम किया, जो दुनिया में पहली बार चमत्कार हुआ है। टाइगर मध्य प्रदेश की शान है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि टाइगर और मनुष्यों के संबंध ठीक रहे। मतलब मनुष्य को ये लगे कि ये टाइगर है तो मेरी रोजी रोटी भी है, टाइगर से मुझे कोई नुकसान नहीं, टाइगर से मुझे फायदा है, तो वो टाइगर को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होगा। लेकिन अगर उसकी रोजी रोटी छीनी, उसके मवेशी मारे गए और कोई अटैक हुआ, तो धीरे धीरे उसके मन में फिर टाइगर ना ही रहे ये भाव जन्म लेता है, और फिर उसी से कई बार किसी तालाब में जहर मिला दिया जहाँ पानी पीने आता है, कहीं और किसी तरीके से पोचिंग के काम में वो संलग्न हो गया, वो उचित नहीं होगा। और इसलिए हम जनता के पक्ष को, जो प्रदेश सरकार के पक्ष है, पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ के सामने रखेंगे। आज मैं जयंती नटराजन जी से भी मिला, मैंने उनको भी आग्रह किया कि भारत सरकार भी इस पक्ष को, जो रोजगार का भी है, जो टाइगरों को बचाने से भी संबंधित है, हम संतुलित दृष्टिकोण हम रखें, जिससे लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो और टाइगर भी बचे रहे। इसलिए लिमिटेड टूरिज्म उन इलाकों में हो, इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए, और इस पक्ष को हम पूरी सक्षमता के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाएंगे, रखेंगे। सर, का जो माहौल बनता है भ्रष्टाचार को लेकर, आरोप जो लगते हैं, उसमें गवर्नेंस पे असर पड़ता है, उस पर फैसले लेने पे असर पड़ता है? देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक, प्रक्रियाएं आप ट्रांसपेरेंट रखिए। भ्रष्टाचार अगर आपको समाप्त करना है तो 3 उपाय करने पड़ेंगे। एक, आपको प्रक्रियाएं ऐसी रखनी पड़ेगी कि जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रयास किया
ई टेंडरिंग, जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट्स हैं, मैनुअल ठेके नहीं होते, ई टेंडर होते हैं, लोग कहीं भी बैठ के टेंडर डाल सकते हैं, जो L1 होता है उसको ठेका मिलता है, आरोप लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अब ई पेमेंट की तरफ जा रहे हैं ताकि वो ठेकेदार चक्कर लगाते हैं, कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं पेमेंट के लिए, उसमें भ्रष्टाचार होता है, सीधे सीधे काम हुआ तो उसके खाते में पैसा चला जाए। तो एक तो आपको ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया बनानी पड़ेगी जिसमें करप्शन की संभावनाएं बचे ही ना। नंबर 2, आपको निश्चित समय सीमा में लोगों को काम करके देना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश में हमने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम पारित किया और उसमें ये तय कर दिया कि ये सेवा है, ये काम है, ये इतने दिन में करके इस अधिकारी को देना पड़ेगा। अगर इतने दिन में करके नहीं देगा तो इस पे जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको दिया जाएगा। फिर भी छवि में तो वो भी आता है ना, जो कई अधिकारी लगातार लोकायुक्त के एक्शन में सुर्खियां बनते हैं। नहीं, देखिए दोनों तरह की चीजें हैं। एक, अगर उसको ये पता है कि मुझे हर्जाना देना पड़ेगा, मेरी तनख्वाह में से कटेगा, तो निश्चित तौर पर वो और तेजी से काम करने की कोशिश करेगा। और तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि इसके बाद भी कोई गड़बड़ करे तो हमने स्पेशल कोर्ट बनाए मध्य प्रदेश में, और उसमें यह तय किया है कि अगर आय से अधिक संपत्ति और ये प्रमाणित हो जाती है कोर्ट में तो फिर उन पर मुकदमा चलेगा और 6 महीने में उनकी संपत्ति राजसात कर ली जाएगी और 1 साल के अंदर उनके बारे में फैसला हो जाएगा। ये 3 कदम करप्शन को रोकेंगे। लेकिन साथ में ये भी कि इतनी जांच एजेंसी ना हो जाए कि आदमी ये सोचे कि मैं सिग्नेचर ही ना करूं, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना, कुछ फैसला हो चाहे ना हो, अगर मैंने दस्तखत किए तो मैं फंसूंगा। इसलिए काम करने से लोग डरने लगते हैं, और इसलिए हमको माहौल ऐसा भी बनाना पड़ेगा कि हर बात में शिकवा शिकायत। एक दिक्कत ये होती है कि कोई कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, अगर उसकी शिकायत हुई तो फिर मीडिया में खूब प्रचारित होगी, और मीडिया में प्रचारित होते होते वो अपराधी है कि नहीं, उसने वो अपराध किया है कि नहीं किया, ये फैसला तो कई दिनों के बाद आएगा। तब तक उसकी इज्जत का पंचनामा बन जाता है और वो कहता है साहब मैं तो चौराहे पे खड़ा हो गया, मेरी लोकायुक्त में जांच चल रही, मेरी फलानी जगह जांच चल रही, और मीडिया उसको रोज दिखा रहा है। उसके बच्चे तक उसको फिर धिक्कारते हैं कि हो क्या रहा है, तुम्हारे नाम पे क्या क्या आ रहा है। हमको ये जिम्मेदारी जरूर दिखानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, कि जब तक आरोप प्रमाणित ना हो, क्योंकि ये भी है कि आरोप अगर लगाना तो कोई भी आरोप लगा देता है, जब तक आरोप प्रमाणित ना हो तब तक हम अपराधी ना माने उसको। और एक कॉन्फिडेंस ब्यूरोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं पैदा करना पड़ेगा, या जो शासन चलाने वाले लोग हैं, मिनिस्टर्स हों, बाकी लोग हों, कि नहीं अगर सही फैसला करते हैं तो वो सही है। सच बात तो ये कि कई बार इतना बढ़ा चढ़ा के चीज़ बता दी जाती है कि लोग फिर डरने लगते हैं। इससे जरूर देश को निकालना पड़ेगा। तो ये आप मानते हैं, आप इस लोकपाल बिल के उस मॉडल से सहमत नहीं हैं जो अन्ना हजारे की टीम प्रपोज कर रही है? मैं उस पर अभी इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहा कि लोकपाल का हमने समर्थन किया है, लोकपाल जरूर बने, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि इतनी एजेंसियां ना हो जाए, जिम्मेदारी तय हो, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी एजेंसियां अलग अलग ना हो जाए कि एक जगह से निकला तो दूसरी जगह, लोकायुक्त से निकले तो उनका यूओडब्ल्यू में शिकायत हो गई, यूओडब्ल्यू से निकले तो कहीं और शिकायत कर दी, तो ऐसा ना पड़े, क्योंकि इसका कई बार दुरुपयोग भी लोग करते हैं। कुछ ऐसे चालाक किस्म के लोग होते हैं जो ब्लैकमेल करने के लिए भी, मैं जन लोकपाल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे जो कानून है, बहुत सशक्त कानून है, जनता को जानने का अधिकार है, होना भी चाहिए, हमें प्रसन्नता है, लेकिन कई बार उसका दुरुपयोग करने वाले लोग भी होते हैं। इसलिए दुरुपयोग ना हो ऐसे कानूनों का, और किसी की इज्जत से खिलवाड़ इसलिए ना किया जाए कि उसकी छवि खराब करनी है, तो मैं समझता हूं कि फिर रास्ता खुलेगा। आखिरी सवाल शिवराज जी, जो अब हर राज्य पर नजर लगी हुई है कि कभी भी केंद्र सरकार ये फैसला ला सकती है कि आप तय करें कि आप रिटेल में एफडीआई चाहते हैं या नहीं, आपका स्टैंड अभी भी वही है? देखिए, हमारा स्टैंड वो चीज़ें जो हमारे यहाँ छोटा व्यापारी, किराने की दुकान, अगर छोटा व्यापारी चला रहा है तो बड़ी कंपनी किराने की दुकान के क्षेत्र में क्यों आए? फल और सब्जी की दुकान अगर छोटा सा व्यापारी चला रहा है, जो 2-4-5 हज़ार रुपये की सब्जी खरीदता, फल खरीदता, रोज बेचता, रोज खाता है, मेरी चिंता यह भी है, हम चाहते हैं निवेश निश्चित तौर पर, एफडीआई भी हम चाहते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में नहीं जहाँ हमारे छोटे छोटे गरीब छोटे मोटे व्यापारी काम कर रहे हैं, उनका व्यापार छिन जाए। अगर उससे उपभोक्ता को सस्ता सामान मिलता है और महंगाई पे, दोनों देखना पड़ेगा, वो भी हमारी जनता में से ही है। और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि कोई बड़ी कंपनियां बेचेंगी तो उपभोक्ता को सस्ता ही मिलेगा और गुणवत्ता युक्त ही मिलेगा। ये कहने के लिए होता है, जो तर्क देते हैं वो जरूर ये कहते हैं कि उपभोक्ता को सस्ता मिलेगा। एक बार अगर इन कंपनियों का एकाधिकार हो गया तो फिर किस रेट पे बिकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। बाकी बड़ा मसला महंगाई का, मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से, उस पर भी उन्होंने कह दी कि कोशिश रहेगी कि खाद्य पदार्थों पर असर की कीमतों पर असर ना पड़े, लेकिन असर पड़ेगा ये भी दिख रहा है।